हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ये दोस्तों आज तक जो सीरीज आती थी उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो दोस्तों आज बदलाव ये है क्योंकि इसमें सभी आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे कि दो तीन क्वेश्चन उत्तराखंड के आए, एक क्वेश्चन हिंदी का आ गया, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आ गया, या फिर पॉलिटी का आ गया, इतिहास का आ गया, किसी का भी आ गया। तो इस तरह से क्या होगा कि आप सभी चीज़ों में पकड़ अच्छी हो पाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ से क्या होता है कि हर रोज़, क्योंकि 30 क्वेश्चन उत्तराखंड है, कुछ थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है। तो इसलिए जैसे लगातार उत्तराखंडी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, थोड़ा इस वजह से क्या होता है कि सब कुछ आपके लिए मिलता रहेगा। अगर ये दोस्तों ये सीरीज़ सही है नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लाइक करके भी बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग कमेंट नहीं करेंगे वो लाइक करके जरूर बताएगा कि ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं इस तरह की, क्योंकि इसमें सभी कुछ मिक्स आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों कल का जो प्रश्न था उसका सही उत्तर बहुत कम लोगों ने दिया है। उसका सही उत्तर था राजनाथ सिंह। जब हमारा राज्य बना था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह थे। बहुत कम लोगों ने उसका सही उत्तर दिया था। कोई मायावती बता रहा है, कोई मुलायम सिंह बता रहा है, कोई इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने राजनाथ सिंह दिया था वो बिल्कुल सही है। आज का ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खुड़बुड़ा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है 14 मई 1804 को, 12 मई 1804 को, 14 मई 1815 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे दोस्तों आज मैंने जो कल का उत्तर था उसका सही उत्तर बताया, इस तरह से इसका उत्तर कल को आपको बताया जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज हमारा पहला प्रश्न है, वो एक क्वेश्चन आपको बताना है, उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। देहरादून में, ऋषिकेश में, कोटद्वार में, या फिर हल्द्वानी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर सीधे अगर ऋषिकेश है तो हम ऋषिकेश ही करेंगे, अगर ऋषिकेश नहीं होता, अगर सीधे सीधे जनपद पूछता तो तब हम देहरादून में कर सकते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थित है, ये है ऋषिकेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है। सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना 1853 में हुई थी। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में नैनीताल में हुई थी। लंढौर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना नैनीताल में हुई थी। वुडस्टॉक स्कूल केवल लड़कियों के लिए स्थापित किया गया था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक कथन जो है सत्य नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना 1853 में हुई थी, बिल्कुल सही है। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में नैनीताल में हुई थी, बिल्कुल है, यहाँ से अमिताभ बच्चन भी पढ़े हैं। लंढौर कॉलेज स्कूल की स्थापना नैनीताल ना होकर के दोस्तों मसूरी हो जाएगा, यही यहाँ पर हो जाएगा हमारा सत्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है वुडस्टॉक स्कूल केवल लड़कियों के लिए स्थापित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये हिंदी का आ गया, फिर उत्तराखंड भी इस तरह से आते रहेगा, ताकि ये आपके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हिंदी भी आ जाएगी और जीके भी इस तरह से। बाकी जो फुल प्रैक्टिस सेट आपको हर शनिवार या संडे को दिया जाता है वो आपको मिलते ही रहेगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है या आपको संघर्षी व्यंजन है, ये आपको बताना है। ह, झ, म या फिर ठ? तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही दिया है, हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक ये होता है सौ और ये और हो, ये होते हैं हमारे कौन से? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये संघर्षी व्यंजन अगर आप दोस्तों इनको आप बोलिए, अपना हाथ जो है मुँह के पास लेके जाइए और बोलिए सौ आप हो इनको बोल के देखिए, यानी कि एक गर्मी पैदा होगी। आप उसमें व्यंजन ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अंत्यस्थ व्यंजन भी एग्जाम में आता है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? जैसे सिर्फ एक ही पूछेगा आपसे, ये नहीं कि क्या पता चार भी पूछ सकता है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य, र, ल और वो। अब इनमें से पूछ देगा कि र क्या है, जो अंत्यस्थ व्यंजन य क्या है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असत्य युग्म का चयन कीजिए और कमेंट में भी जरूर बताना आपको कि ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं इस तरह की। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून, भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय देहरादून में। उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय देहरादून में बिल्कुल है। भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की हरिद्वार ये भी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM काशीपुर 2011 बिल्कुल ये भी सही है। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ये दोस्तों देहरादून में ना हो करके ये NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये हो जाएगा पौड़ी में।
पौड़ी में, श्रीनगर में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये हो जाएगा। क्योंकि हमसे असत्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसे आप करंट अफेयर में ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सितंबर 2020 में, अब सितंबर दोस्तों करंट अफेयर बनेंगे एग्जाम में, सितंबर 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2020 में उत्तराखंड को कौन सी रैंकिंग मिली है, उत्तराखंड की रैंक क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 7वीं, 8वीं, 11वीं या फिर 12वीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो उत्तराखंड की रैंक रही है हमारे राज्य की, ऑप्शन नंबर सी 11वीं रही है। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2008, यानी कि जिसको 26/11 कहा जाता है, जो 26/11 हमला, तो ये आपको बताना है 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए किस योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन से आप खुद ही हटा लेंगे। दरबान सिंह नेगी, गजेंद्र सिंह बिष्ट, सूरवीर सिंह पवार या फिर माधव सिंह भंडारी। अब आप देखिए, माधव सिंह भंडारी कब के हैं, महिपति सागर सेनापति बिल्कुल नहीं। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 के समय, उस समय प्रथम विश्व युद्ध जिस समय चल रहा था, ये ऑप्शन। सूरवीर सिंह, इनका भी टिहरी रियासत में जन्म हुआ था, इनका भी नहीं होगा। तो अपने आप ही ऑप्शन नंबर बी बचा, सी बचा हमारा गजेंद्र सिंह बिष्ट, जो 26/11 हमला हुआ था उसकी बात है, 26 नवंबर 2008। तो मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर ये आतंकी हमले में इसमें गजेंद्र सिंह बिष्ट वीर योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ये बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है विष्णुगाड़ पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है, ये आपको बताना है। गंगा, साबरमती, यमुना या फिर अलकनंदा। अब आप बताइए, साबरमती तो कहाँ, गुजरात में बहती है, ये तो होगा नहीं, एक ऑप्शन ऐसे कट गया। गंगा, यमुना, अलकनंदा, तो गंगा भी नहीं, यमुना भी नहीं, अलकनंदा, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है दोस्तों ये विष्णुगाड़ पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना, तो चमोली जनपद में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कितने मेगावाट की एग्जाम बन सकता है प्रश्न है, तो मेगावाट याद रखेगा 650 मेगावाट की। ये दोस्तों हमारे राज्य की दूसरी जल विद्युत परियोजना है जिससे कि हमारे राज्य को यानी कि उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी के रूप में मिलती है। पहली कौन सी है, टिहरी है, यानी कि 12% हमको मिलेगी, तो 88% कौन, तो उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से क्योंकि हम अलग होकर हमारा राज्य बना है, तो 88% उत्तर प्रदेश और 12% रॉयल्टी के रूप में विष्णुगाड़ पिपली कोठी से भी हमको मिलती है। तो ये दूसरी परियोजना है, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस परियोजना से टिहरी बांध के अलावा 12% रॉयल्टी के रूप में ये ऊर्जा मिलती है करके एग्जाम प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, ये आपको बताना है ASCII का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है, या इसे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आयोग इस तरह से ही देगा, आपको क्या करना है ASCII। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको इस तरह से लिख लेना है क्योंकि आयोग भी इस तरह से देगा प्रश्न, आयोग पूछ चुका है इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर आपको बताना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सैटेलाइट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ASCII, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा सही। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा तो 1 नंबर आपका इसमें पक्का होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1/5 से कि 2 निम्न स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों ये पासा वाला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, कोई 2 कॉमन होंगे उनको आपको पकड़ना है, इनमें पकड़ते हैं, देखते हैं। 3 1 5 4 2 3 3 दोस्तों यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाना है, इस तरह से 3 और यहाँ 1 और ये हो गया 5। अब थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए इस 3 को भी लिख देना 3 और 3 के बाद ये 4 आएगा क्योंकि इस हम इस तरह से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, और ये 2। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पर, 342 हो गया, 315 हो गया, आप लोग याद रखिएगा 315 हुआ था और 342 हुआ था। तो हमसे पूछा 2 के विपरीत, 2 के विपरीत यानी 315 आया था और 342 आया, 2 के विपरीत 315, या ये देखिए यहाँ पर 5 है और ये 2 है, तो इसके विपरीत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अब दोस्तों इस तरह से अब फिर यहाँ पर जीके का आ गया है, रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है BNH द्वारा, IUCN द्वारा
या WWF द्वारा या फिर ग्रीन पीस द्वारा। तो रेड डाटा बुक जो प्रकाशित की जाती है दोस्तों IUCN द्वारा, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है फिर उत्तराखंड का आ गया दोस्तों। इस तरह से अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस तरह से एक जीके एक उत्तराखंड, अभी कुछ टाइम बाद अभी नीचे क्वेश्चन हिंदी का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी, ये आपको बताना है। उत्तरकाशी और टिहरी, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर में। अब दोस्तों इन जनपदों को देखकर आपको लग गया होगा सबसे ज़्यादा किस में पूछा गया था हमसे, न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। ये देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। न्यूनतम साक्षरता दर उधम सिंह नगर जिले में थी। कुल साक्षरता कितनी थी तो हमारे राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कि उत्तराखंड राज्य की तो 78.82, ये याद रखें 78.82, सीधे 78-82 याद रखें, 82 करने में थोड़ी दिक्कत होती है याद करने में। तो ये हो जाएगा, इतनी हमारी जो साक्षरता थी इतनी थी 78.82। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन था, वो इसमें है नहीं, वो हो जाएगा देहरादून। सर्वाधिक साक्षरता थी देहरादून जनपद की, लगभग की 84 कितना है, 84 याद रखे, 84% के आसपास थी। न्यूनतम ये आपको बता ही दिया है, उधम सिंह नगर है। और उत्तरकाशी दिख रहा है, उत्तरकाशी में दोस्तों, उत्तरकाशी में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता थी, सबसे कम महिला साक्षरता थी उत्तरकाशी में। तो ये भी एग्जाम प्रश्न बन सकता है, किस जिले की न्यूनतम महिला साक्षरता थी, तो उत्तरकाशी। और हरिद्वार दोस्तों, हरिद्वार देख के 2-3 क्वेश्चन मन में आ गए। एक तो ये कि हरिद्वार का सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है। और सबसे ज़्यादा जो है कि हरिद्वार का जनघनत्व भी सबसे ज़्यादा है, जनघनत्व, हाँ जनघनत्व 801 वर्ग किलोमीटर, तो ये हरिद्वार का ये है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, रोजवुड, साल और शीशम या फिर सुंदरी। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, सुंदरवन डेल्टा दोस्तों सुंदरी के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन डेल्टा। अब ये सुंदरवन डेल्टा दोस्तों, ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल में सबसे इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, कई बार एग्जाम प्रश्न बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसको बनाती है। ये सुंदरी दोस्तों इसलिए क्योंकि सुंदरवन, यहाँ सुंदरी के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन इसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, आपको बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या फिर भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है आप बिल्कुल गलत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 348 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा तो वो अंग्रेजी होगी, वो उसमें बताया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो याद रखेगा, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अंग्रेजी सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है, अब ये हिंदी का फिर से आ गया है, 2 क्वेश्चन लगातार हिंदी के हैं। इससे आपका क्या होगा कि आप सब कुछ आपके अंदर एक कि आप बोर नहीं होंगे इससे, और हिंदी में भी आपका जो है टच बना रहेगा, सब कुछ में एक तरह से टच बना रहेगा, ये आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, स्कंद, ईर्ष्या, कपोत या फिर हल्दी। इसमें से कौन सा नहीं है, तो स्कंद है, कपोत है, ईर्ष्या, हल्दी। हल्दी तो साफ साफ दिख रहा है, हल्दी है तद्भव, हल्दी का होता है हरिद्रा, हरिद्रा। तो हल्दी का होता है हरिद्रा, हल्दी क्या है तत्सम है, तद्भव क्या होगा हरिद्रा। और कपोत का क्या होता है, कपोत का होता है कबूतर, कपोत का होता है कबूतर, कबूतर। और स्कंद का होता है कंधा, ईर्ष्या का होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या का होता है ईर्ष्या। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा, तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, तत्सम दोस्तों यानी कि संस्कृत के समान। ये देखिए कपोत, ईर्ष्या, स्कंद, ये सभी संस्कृत के समान है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। संस्कृत से बदले हुए रूप हल्दी क्या है, ये तद्भव है, तो तद्भव यानी कि उससे पर्वत, वरना हल्दी को क्या हरिद्रा, तो ये हल्दी, तो ये हो गया तद्भव। बिल्कुल आसान है, आपने पहचान लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद उत्तराखंड का आने वाला है। ये देखिए ये है हमारा हिंदी का क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से अवनी का विरुद्धार्थी या अवनी का विलोम शब्द कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कहीं भी भारत में पेपर, जहाँ हिंदी में जहाँ पेपर होता है हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ ये अक्सर एग्जाम प्रश्न बन चुका है। विरुद्धार्थी अमन, अग्नि, चक्षु या फिर अंबर। अब चक्षु तो आँख है और अग्नि आग है,
तो ये तो हटा दो। अवनी, अवनी का अर्थ क्या होता है? धरती। अब धरती, तो धरती सुनहरी अंबर नीला, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अवनी का विलोम जो होगा विरुद्धार्थी होगा अंबर। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपको बिल्कुल याद रखना है। धरती, धरिता, ये सब भूमि, भूधरा, भूमि, ये सब अवनी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अंबर, आसमान, व्योम, नभ, अंतरिक्ष, ये सब आसमान के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1921 में गढ़वाल सम्मेलन, यानी कि गढ़वाल सम्मेलन हुआ कहा था? श्रीनगर में। वर्ष 1921 में गढ़वाल सम्मेलन श्रीनगर का अध्यक्ष चुना गया था। मोहन सिंह मेहता, गोविंद बल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर हर्षदेव ओली। अब आपको नहीं भी आता है एग्जाम में, आप एग्जाम देने चले गए हैं तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मोहन सिंह मेहता कौन है? बागेश्वर से हैं और उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन आपने हटा दिया। गोविंद बल्लभ पंत, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, ये तो पूरे भारत में ही एक तरह से प्रसिद्ध, ये तो क्योंकि गढ़वाल कांग्रेस तो इनका उतना रहा नहीं महत्व यहाँ, बाकी इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन गोविंद बल्लभ इनको भी आप हटा सकते हैं। हर्षदेव ओली, काली कुमाऊं का शेर, ये भी दोस्तों ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये चंपावत से खेती खान में इनका जन्म हुआ था, ये भी नहीं। इसका सही उत्तर गढ़वाल कांग्रेस, तो एक ही व्यक्ति जो गढ़वाल से हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा एक ही व्यक्ति है, तो आप ऑप्शन से हटा सकते हैं। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी कहा जाता है। गढ़केसरी, तो ये भी बिल्कुल याद रखें क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि गढ़केसरी किसे कहा जाता है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा दोस्तों, अनुसुईया इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो अनुसुईया मंदिर है चमोली में, तो वहीं इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए भी अनुसुईया। तो एक प्रश्न आपका ये बन गया कि अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में। और गढ़केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। श्रीनगर सम्मेलन 1931 के अध्यक्ष किसे चुने गए? कौन चुने गए थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। काली कुमाऊं का शेर, हर्षदेव ओली, चंपावत खेती खान में इनका जन्म हुआ था। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुमाऊं से जेल जाने वाले, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे मोहन सिंह मेहता। बाकी गोविंद बल्लभ पंत के बारे में तो बहुत कुछ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महासर ताल स्थित है फूलों की घाटी में, बाल गंगा घाटी में, शिवालिक घाटी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, बाकी आपने पढ़ा होगा फूलों की घाटी चमोली में है और बाल गंगा घाटी टिहरी में है, तो महासर ताल कहाँ है? तो टिहरी में है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। महासर ताल बाल गंगा घाटी में है, टिहरी में है। इसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। कटोरी नुमा ताल है, कटोरी नुमा ताल, भाई बहन का ताल, ये बिल्कुल याद रखेगा। और ये सहस्त्र ताल के पास स्थित है। सहस्त्र ताल यानी कि जो सहस्त्र ताल वही है जो कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। महासर ताल, बाल गंगा घाटी, टिहरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनपद देहरादून में स्थित इस स्थल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। हरकीदून क्षेत्र, रवाई क्षेत्र, जौनसार बाबर क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, देहरादून का सिर्फ इसमें हरकीदून उत्तरकाशी में, रवाई क्षेत्र को टिहरी में शामिल किया गया था 1824 में, ये भी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, देहरादून का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो जौनसार बाबर यानी कि लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा ने लाखा मंडल में जो शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था राजकुमारी ईश्वरा ने, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी, भास्कर वर्मन की पुत्री थी, और इनकी शादी हुई थी राजकुमार ईश्वरा की जो जालंधर नरेश के साथ, चंद्रगुप्त के साथ शादी हुई थी। तो इसका सही उत्तर राजकुमार ईश्वरा का जो शिलालेख मिला है जौनसार बाबर क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह से एक क्वेश्चन वो इसके बाद फिर जीके आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया था? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया था? गरुड़ ज्ञान चंद, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस चंद शासक के समय कुमाऊं पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया था? तो कल्याण चंद्र चतुर्थ कर देते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी इनमें से कोई मत करना क्योंकि कल्याण चंद्र है तो कल्याण चंद ही करेंगे क्योंकि और है नहीं, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ इसके समय हुआ था दोस्तों रोहिल्लू का आक्रमण। 1743 से 1745 के बीच में रोहिल्लू का आक्रमण हुआ था। गरुड़ ज्ञान चंद, ये वही चंद है शासक है दोस्तों जो पहला चंद शासक दिल्ली दरबार गया था। और गरुड़ की उपाधि इसको फिरोज शाह तुगलक ने दी थी क्योंकि उस समय था फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली का सुल्तान शासक, तो गरुड़ की उपाधि। वैसे चंदू का जो राज चिन्ह हुआ करता था वो गाय था, लेकिन इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। और गरुड़ यानी कि विष्णु का उपासक भी था और दिल्ली दरबार गया था। सबसे ज़्यादा कार्यकाल इसका ही रहा था गरुड़ ज्ञान चंद का।
बाज बहादुर चंद दोस्तों अकबर के समय, नहीं अकबर के समय का, औरंगजेब के समय था, औरंगजेब का समकालीन था उस समय ये बाज बहादुर चंद। तो ये बिल्कुल याद रखेगा, 1678 से 1678 तक रहा था, 1638 से या 37 से देखने को मिलता है बाज बहादुर चंद। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और जो बहादुर है, बहादुर की उपाधि भी इसको औरंगजेब ने दी थी। तो ये भी बिल्कुल एक क्वेश्चन ये बन गया। कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण के समय जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, रोहिल्लों के आक्रमण किस चंद्र शासक, तो कल्याण चंद्र चतुर्थ हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, अगला जीके का आएगा, इस तरह से थोड़ा टच बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल में मिलता है। बिल्कुल सही है, जिन्होंने पहला खैराती दवाखाना या छापाखाना स्थापित कराया था। कब कराया था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 1874 में, 1876 में, 1878 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जिन लोगों ने 1874 किया है बिल्कुल नहीं है, 78 भी नहीं है, इसका सही उत्तर है 1876 में। चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल में मिलता है। खैराती दवाखाना छापाखाना 1876 में प्रताप शाह के समय। प्रताप शाह का जो दोस्तों गद्दी पर बैठे थे कार्यकाल रहा था 1871 से 86 तक। इससे पहले कौन थे, तो भवानी शाह थे। उसके बाद इनके पुत्र आए कीर्ति शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रताप शाह ने दोस्तों ये वो शासक हैं जिनके शासन में टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि किस पंवार शासक के समय या किस परमार वंश के शासक के समय टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। तो आप बताएंगे प्रताप शाह। और टिहरी में ही पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे जो पुलिस एग्जाम की तैयारी करते क्या पता बन सकता है। आबकारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि आबकारी विभाग की स्थापना किस समय, किस कमिश्नर के समय हुई थी, तो ट्रेल के समय 1822 में। इसी तरह से ये भी बन सकता है कि टिहरी रियासत में पुलिस के एग्जाम में कि किस पंवार शासक के समय पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी। हाँ, तो पुलिस विभाग की स्थापना हुई थी, तब आप बताएंगे प्रताप शाह, एग्जाम में बनेगा। अंग्रेजी शिक्षा की उन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने 1873 में भू व्यवस्था ज्यूला पैमाइश की भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस तरह से पूछा था कि प्रश्न ज्यूला पैमाइश क्या है, तो एक भू व्यवस्था एक प्रकार की कर था, इस तरह से कुछ भी एग्जाम प्रश्न बनते हैं। तो भू व्यवस्था और प्रताप शाह, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। खैराती छापाखाना दवाखाना ये सब याद रखेगा 1876 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जोर दिया गया होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर, या फिर प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। तो दिसंबर 1929, पहली बात तो ये दिसंबर 1929 में का जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो सीधे सीधे लाहौर में हुआ था, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और इसमें जोर दिया गया था अधिवेशन पूर्ण स्वराज पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू, तब सही उत्तर होगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू नहीं है, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी समय दोस्तों जो 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस भी उसी टाइम से मनाया गया था। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। यक्ष श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। किस सातवाहन शासक ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। और नासिक अभिलेख से इनके बारे में मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो ये बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आप लोग भी हिंदी का इंतजार कर रहे होंगे, इस तरह से थोड़ा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है। पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म, अब आजन्म, पुनर्धन जन्म, पुराना धन जन्म, अब तो पुराना तो है तो हटा ही दीजिए, पुराना धन जन्म, ये पुनः धन आजन्म ये भी हट जाएगा, पुनः या फिर पुनर। तो इसमें से दोस्तों सही उत्तर होगा पुनर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुनः धन जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। विसर्ग दिख गया तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिवस से क्वेश्चन आ गया है, किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है दिवस से, हर एग्जाम में लगभग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को और 15 मार्च को, 19 मार्च को, या फिर 21 मार्च को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा तो बिल्कुल याद रखेगा। 20 मार्च को दोस्तों, 20 और 21
20 को मनाया जाता है गौरैया दिवस यानी कि जी। 21 को विश्व कविता दिवस और वानिकी दिवस भी 21 को ही मनाया जाता है। तो गौरैया दिवस 20 मार्च को, 21 मार्च को कविता दिवस, वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मागिरी से, पश्चिमी घाट के ढाल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से, बिल्कुल याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। और ये गिरती कहाँ है? तो दोस्तों ये गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। अगला है जूही की कली फिर हिंदी आ गई। जूही की कली कविता के लेखक हैं पंत प्रसाद निराला या फिर महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जूही की कली, पहली बात तो क्या है? कविता है। जूही की कली मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसके निराला हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है। और ये भी याद रखिएगा इनसे संबंधित, सूर्यकांत त्रिपाठा से निराला बिल्कुल याद रखना है। जूही की कली, गीतिका और गीतिका के बाद अनिमल, गीतिका, अनिमल, परिमल, हाँ परिमल है। और कुकुरमुत्ता, हाँ कुकुरमुत्ता एग्जाम में पूछा गया था, ये भी इनकी काव्य रचना है। और मतवाला पत्रिका इन्होंने निकाली थी और समन्वय पत्रिका भी निकाली थी। समन्वय पत्रिका के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, पर आज आपको पता लग गया, पता था तो अच्छी बात है। समन्वय कविता नहीं पत्रिका, हाँ समन्वय पत्रिका और मतवाला पत्रिका भी इनसे संबंधित है। तो जूही की कली, निराला बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या फिर प्रतिचयनता। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों घूर्णन करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है, फिर उत्तराखंड का आ गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नानक सागर किस जनपद में है? एग्जाम में पूछा गया है। नानक सागर किस जनपद में है? अल्मोड़ा में और पौड़ी में, चमोली में या उधम सिंह नगर में? तो नानक सागर दोस्तों उधम सिंह नगर में है। सिक्खों का पवित्र तीर्थ स्थल है जहां नानक मत्ता है, जो कि एसटी के लिए है नानक मत्ता सीट, तो वहीं नानक सागर है। नानक सागर बांध भी है और नानक सागर बांध टूटा था 1967 में। सिक्खों का पवित्र तीर्थ स्थल है, तो ये बिल्कुल याद रखेगा नानक सागर उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गन्ना शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गन्ना शर्करा, अब थोड़ा शर्करा लगा के लग रहा होगा आपको ना दिक्कत। राष्ट्रीय गन्ना शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में और चेन्नई में, चंडीगढ़ में, मुंबई में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान ही कर लीजिए इसको, शर्करा हटा दीजिए तो इसको तब भी, क्योंकि थोड़ा गन्ना यानी शर्करा तो एक ही बात है, तो ये कानपुर में हो जाएगा, कानपुर में। और भारतीय गन्ना संस्थान, हाँ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये हो जाएगा कहाँ? तब हो जाएगा दोस्तों कहाँ? लखनऊ में, तब लखनऊ में। इतना अंतर है देखिए, राष्ट्रीय गन्ना शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। अंतर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है सर्जन से, कलाकार से, इंजीनियर से, खेल प्रशिक्षक से। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खेल प्रशिक्षक से, खेल जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और उत्तराखंड में पहला द्रोणाचार्य किसे दिया गया था? महिलाओं में या पुरुष में? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, मूर्खली, नथुली, गलूबंद निम्न में से क्या है? नृत्य शैली, लोकगीत, कस्बे या फिर आभूषण। अब कस्बे यानी कि शहरों में, गलूबंद के शहरों में कौन रहता है भाई? नथुली में कौन? कस्बे। अब लोकगीत, नृत्य शैली, आभूषण, बिल्कुल सही आभूषण। गलूबंद क्या है? आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? गले में। नथुली, नथ कहाँ पहनी जाएगी? नाक में। मूर्खली कहाँ पहनी जाएगी? कान में। थोड़ा मूर्खली था, बाकी गलूबंद तो गले में पहना जाता है। नथुली सबको पता है, नाक में, नाक की नथुली, और मूर्खली कान में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री सोमपाल। अभी सोमपाल कौन है? श्री सुरजीत सिंह बरनाला, आरपी सिंह या फिर राम नाईक। तो राम नाईक तो यूपी से हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको भली बात ही पता है, 1 नंबर सभी को इसमें मिलेगा। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे सुरजीत सिंह के बाद आए दोस्तों सुदर्शन। दूसरे राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? सीधे सीधे बनेगा सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे कौन थे? BL जोशी, बनवारी लाल जोशी, नहीं बनवारी, BL जोशी इस तरह से कुछ है उनका नाम। और सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, मार्गरेट अलवा। तो इतने, पहली महिला थी जो मार्गरेट अलवा, और वर्तमान में है बेबी रानी
मौर्य, बेबी रानी मौर्य। मार्गारेट अलवा के बाद अजीज कुरैशी, फिर के पॉल, फिर उसके बाद जो बेबी रानी है अभी बेबी, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, हाँ आखिरी है। राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अब ये राज्यपाल ऊपर आया था और राज्यपाल से फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्य की जनता के प्रति। अब आपको बताना है, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। अब दोस्तों राज्यपाल जो है नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल रहता है, हालांकि साधारणतः 5 साल तक रहता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रहे किसके प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र किसे देगा राज्यपाल? तो देगा दोस्तों किसे? राष्ट्रपति को। अब क्योंकि हालांकि शपथ कहाँ लेगा? शपथ लेगा जो हमारा जैसे उच्च न्यायालय है यहाँ, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तो शपथ है। और राज्यपाल त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को। तो ये बिल्कुल याद रखेगा, नियुक्ति भी यही साधारणतः 5 वर्ष के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल दोस्तों पद है एक, ना कि जैसे महिला है तो राज्यपाल ही कहेंगे, उसके लिए राज्यपाल आ रहे हैं, राज्यपाल आ रही हैं नहीं कहेंगे। राज्यपाल एक पद है, संवैधानिक पद है। जैसे राज्यपाल है तो राज्यपालिनी नहीं होगा, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्रिणी नहीं होगा, है ना, प्रधानमंत्री कहेंगे। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे। अब आप लोग कहोगे कि जैसे राष्ट्रपत्नी थोड़ी, अगर कोई महिला है तो राष्ट्रपत्नी थोड़ी ना कहेंगे, तो राष्ट्रपति ही कहेंगे, है ना। तो ये सब याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति। तो मिलेंगे दोस्तों कल को एक धमाकेदार वीडियो में। याद रखिएगा एक क्वेश्चन की जो आज हमने आपको दिए हैं, और 30 में से आपका कितने स्कोर रहा ये भी बताइएगा, और ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं ये भी बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।